नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का बुक है, इसको हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। आपने अभी तक जो भी पॉलिटी पढ़ा हो, अब बस आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ जो है पॉलिटी को पढ़िए। ठीक है, आप यकीन कीजिएगा, जब जिस दिन हमारा लास्ट क्लास होगा उस दिन आप पॉलिटी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, चाहे वो पीटी लेवल का हो चाहे वो मेंस लेवल का हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, जब आप एम लक्ष्मीकांत का बुक पलटेंगे तो फर्स्ट जो उसका चैप्टर है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो देखिए 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनी थी और भारत आई, ठीक है ना। तो जब वो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई, तो जब भारत आई तो भारत में तो एक व्यापारी कंपनी बन करके आई, ठीक है ना। वो धीरे धीरे वो सत्ता पे जो है अपना पकड़ मजबूत करने लग गई। जब पकड़ मजबूत करने लग गई तो आखिर कंपनी को चलाने के लिए कोई नियम और कोई कानून तो होना चाहिए ना। तो उसी क्रम में जो है कंपनी ने कुछ कुछ नियम और कुछ कानून बनाया, उसी को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है कानून दो टाइप से हम बोल सकते हैं। शासन जो है दो टर्म में उसको हम ले सकते हैं। एक तो जो था 1600 ईस्वी से, हम बोल सकते हैं कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 की क्रांति से पहले तक का, ठीक है, जो कि डायरेक्ट शासन जो है कंपनी के हाथ में था। और जब 1857 की क्रांति होती है तो 1858 से लेकर के 1947 तक जब भारत आजाद हो जाता है, तब जो है डायरेक्ट शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ठीक है, तो इसी दोनों क्रम में देखेंगे। पहला तो देखेंगे कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक को देखेंगे। और सेकेंड हम लोग जो है सम्राट का शासन यानी 1858 से लेकर के 1947 तक को दो टर्म में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, अब इससे जो है दोस्तों क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है आए दिन जो है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में या और विभिन्न एग्जामिनेशन में जो है इससे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था कि बंगाल का गवर्नर जो था, बंगाल का पहले गवर्नर होता था, तो बंगाल का गवर्नर जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? बंगाल का जो पहले गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, दूसरा पॉइंट, मद्रास बंबई का गवर्नर जो है, मद्रास और बंबई, देखिए मद्रास, बंबई और बंगाल तीनों जो प्रेसिडेंसी थे वो अलग अलग थे और तीनों का अपना अपना पावर था, अपने अपने हाथ में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बंबई का गवर्नर जो था वो अब सीधे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। ठीक है, ये कानून बनने से 1773 मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। ओके, तीसरा पॉइंट, 1774 में, याद रखेंगे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1774 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में। कहाँ होती है? कलकत्ता में, याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कलकत्ता में जो है 1774 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और कंपनी का निजी व्यापार, कंपनी का जो भी कर्मचारी था उनको अपना निजी व्यापार और रिश्वत लेना जो है बंद कर दिया गया। कंपनी के व्यक्ति थे वो क्या करते थे कि अपना, जैसे मान लीजिए कोई भी माल जा रहा है, ठीक है ना, यदि माल आ रहा है ब्रिटेन से चाहे भारत से जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या करते थे कि कंपनी का तो माल जाता ही था, साथ में ये लोग क्या करते थे कि अपने माल भी एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, यानी कि निजी भी व्यापार करते थे। तो सब सारे जो निजी व्यापार था वो इस एक्ट के तहत बंद कर दिया गया और जो भी रिश्वत लिया जाता था वो रिश्वत भी बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। और अब कंपनी कुछ भी करेगी तो ब्रिटिश सरकार को क्या करेगी? सूचित करेगी। ठीक है, ये सब प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ओके, फिर 1773 के बाद जो है दोस्तों एक एक्ट आता है 1781 में।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1781 के बाद इसमें भी कुछ कमी रह जाता है, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए जो मेन एक्ट है ना उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे में पढ़ाने का तो बहुत सारा चीज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो परीक्षा से उसको एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों पढ़े, है ना। पढ़ना उसी को है जो पेपर में आता है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या किया गया कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, तो इसमें कुछ कमी रह गया था, तो इसको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। और इसमें जो है राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्य जो है अलग अलग कर दिया गया। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उससे क्या हुआ कि राजनैतिक और वाणिज्यिक, यानी कि जो राजनीतिक बोल सकते हैं कि जो सत्ता से संबंधित जो काम था, और वाणिज्यिक जो व्यापारी से संबंधित काम था, दोनों को क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और राजनीतिक में क्या किया गया कि राजनीतिक जो भी कार्य था वो नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया। क्या किया, नियंत्रण जो बोर्ड था उसको सौंप दिया, और नियंत्रण बोर्ड जो था वो कंपनी के अंतर्गत नागरिक, सैन्य, राजस्व से संबंधित जो भी काम था वो कौन देखेगा, नियंत्रण बोर्ड देखेगा, ठीक है। और व्यापारी जो काम था वो निदेशक मंडल को सौंप दिया गया, ठीक है। यहाँ पे निदेशक मंडल को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है बोल सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस एक्ट से हुआ, तो ये हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। क्लियर। फिर इसमें जो है ये जो एक्ट है 1784, ये दो कारणों से महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। दो कारणों से क्या महत्वपूर्ण रहा, एक तो रहा कि कंपनी के अधीन वाला क्षेत्र जो है अब ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाने लगा, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो जो भी अपना क्षेत्र को कैप्चर करके रखी हुई है उसको क्या कहेंगे, ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाया। एक कारण। दूसरा कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों पर क्या हो गया, सीधा नियंत्रण हो गया। तो इसलिए ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, अब हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद सीधे चलेंगे 1813 का चार्टर कानून के बाद, चार्टर कानून पे, ठीक है। इससे पहले भी छोटा छोटा कुछ एक्ट आया, लेकिन उससे परीक्षा से कोई भी मतलब उसको नहीं है, तो अब सीधे हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, ठीक है। तो इसको एकाधिकार प्राप्त था कि इंडिया से सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, कोई और कंपनी जो है वो जो है इंडिया से व्यापार, भारत से व्यापार नहीं करेगी। तो मतलब एक तरीके से इसको एकाधिकार मिला हुआ था, जो कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो जो है भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार जो प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार जो है वो एकाधिकार इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। यानी कि चाय के मामले में जो भी करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, और चीन के साथ अभी भी व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगी। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या था कि ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि पश्चिमी शिक्षा को क्या किया गया, यहाँ पे प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। यानी कि पश्चिमी शिक्षा जो था उसको, यानी बोल सकते हैं कि अंग्रेजी को प्रचार प्रसार किया गया इंडिया में, ठीक है। और क्या था कि स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने को कहा गया। इस एक्ट के तहत 1813 के चार्टर कानून के तहत जो है दोस्तों, स्थानीय जो सरकार थी उसको बोला गया कि आप जो है लोगों पर टैक्स लगाइए और उस टैक्स को वसूलिए, और यदि नहीं देते हैं टैक्स तो उनको दंडित भी कीजिए, ठीक है। ये प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम से। अब हम लोग सीधे चलेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ये 1813 का चार्टर अधिनियम था, अब हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम में चलेंगे। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो क्यों महत्वपूर्ण है इसको देखते हैं। बंगाल गवर्नर जनरल जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यानी कि पहले जो यहाँ पे देखिएगा 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था वो पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, तो उसमें जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है ना। अब जो है 1833 में क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर, हाँ। अब यहाँ जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया 1833 के चार्टर अधिनियम में। याद रखेंगे, हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है कि जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम में बना, तो 1833 का चार्टर अधिनियम में। और जो है
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बीबीआई है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, फिर क्या हुआ, सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता शुरू किया गया। ठीक है ना, सिविल सेवकों के लिए जो है खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया, परंतु उसमें जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण जो है भारतीयों को सिविल सेवा में एंट्री नहीं दिया गया। ओके, फिर जो है मद्रास बंबई विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। मद्रास और बंबई को जो है विधायिका शक्ति से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। वो विधि नहीं बना सकते हैं, कोई कानून नहीं बना सकते हैं, जो भी बनाएगा कौन बनाएगा, भारत है गवर्नर जनरल। क्लियर। नेक्स्ट है, पहले बने कानून जो है नियामक कानून कहलाए, और नए जो अब कानून बनेंगे उसको अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, यानी जो पहले कानून बन गया, इस एक्ट के पहले जो कानून बना उसको क्या कहेंगे, उसको हम नियामक कहेंगे, और अब जो कानून बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे। तो ये भी प्रावधान किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम में। क्लियर। अगला पॉइंट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रशासनिक निकाय बन गया। अब क्या हो गया, पहले तो व्यापारिक थी ना, पहले व्यापार करने के लिए आई थी तो व्यापारिक कंपनी थी, अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रशासनिक निकाय बन गई। ठीक है, अब वो शासन प्रशासन का काम देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। मेंशन किया गया 1833 का चार्टर अधिनियम में। क्लियर। तो इस प्रकार जो है दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अगला जो हमारा एक्ट है और अंतिम जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 टर्म में हम बताए थे, तो इसका जो अंतिम ये कानून बना, ये बना 1853 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि 1853 के बाद जो है 1857 की क्रांति हो जाती है, तो यहाँ जो है कंपनी से सीधे सत्ता लेकर के किसको दे दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। ठीक है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम एक्ट था कौन, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब देखिए 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया था, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था किया गया। पहले क्या था कि कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो, मतलब यदि कोई मान लीजिए किसी का पिताजी काम कर रहे हैं तो उसका पुत्र काम करेगा। ठीक है ना, तो उस चीज को हटा दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में, और अब क्या किया गया, पहले यानी कह सकते हैं कि वंशानुगत चल रहा था। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है अब क्या किया जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उसमें जो है भर्ती किया जाएगा। क्लियर। तो ये प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में, और इसके लिए जो है ये जो किया गया, इसके लिए मैकाले समिति का गठन 1854 में किया गया। ठीक है, ये पॉइंट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, और इसके लिए मैकाले समिति 1854 में गठित हुआ। मैकाले समिति के बारे में हमेशा पूछा जाता है, 1854 मैकाले समिति। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की परिषद के, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया गया। ओके, पहले जो है दोनों एक ही साथ होते थे, तो गवर्नर जनरल की जो है परिषद होती थी, उसमें विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया, और इसके तहत जो है परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़े गए। 6 नए पार्षद को जोड़े गए, और जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, यही जो है विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, तो ये सब प्रावधान था 1853 के चार्टर अधिनियम में। अब हम लोग देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ 1858 के भारत शासन अधिनियम में। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अब जो है 1857 की क्रांति हो चुकी है, अब जो है सत्ता जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके क्राउन के हाथों में आ गई है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो है, पहले गवर्नर जनरल जो होते थे, अब गवर्नर जनरल जो है वो वाइसराय कहलाने लग गए। क्या कहलाने लग गए, वाइसराय कहलाने लग गए, और भारत के प्रथम वाइसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। क्लियर। भारत के प्रथम वाइसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निदेशक मंडल जो था, निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड जो था, ये दोनों को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, जैसा कि पहले इसको लाया गया था निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को, इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, यानी कि बोल सकते हैं कि द्वैध शासन को यहाँ पे क्या किया गया, समाप्त, खत्म कर दिया गया। ओके, अगला पॉइंट जो है वो नया पद जो है, वो जो निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड था उसको खत्म करके अब नया पद एक बनाया गया, वो था भारत का राज्य सचिव। ठीक है, और ये जो भारत का राज्य सचिव होता था दोस्तों, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक है, यानी ब्रिटेन का जो कैबिनेट था उसका सदस्य होता था, और ये जो भारत के राज्य सचिव थे वो वही
जो है कैबिनेट में, ब्रिटेन के कैबिनेट में ही बैठते थे, ठीक है, यानी कि वहीं से ये इसको लीड करते थे। अब जो है इनके पास भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति था। ये जो भारत के राज सचिव थे, इन्हीं के पास जो है भारतीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण की शक्ति इन्हीं के पास था, ठीक है। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना, ठीक है, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना था। ओके, तो ये था दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला 1861 का भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, यानी 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ दोस्तों, कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को भी शामिल किया गया। अब जो भी कानून बनेगा उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। ये 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तीन को याद रखेंगे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने शामिल किया, ठीक है। फिर जो है क्या होता है कि मद्रास, बंबई की शक्तियां जो है, मद्रास और बंबई की शक्तियां जो है वापस कर दी गई, जो कि पहले छीन लिया गया था और बंगाल को दे दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को, अब उसको वापस कर दिया गया, ठीक है। और 1773 और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसको क्या किया गया? उलट दिया गया, ठीक है, यानी जो भी उसमें प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया और ये जो है मद्रास और बंबई को शक्ति वापस दिया गया फिर से। ओके, और अब क्या हुआ कि 1937 तक प्रांतों को जो है आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। फिर क्या है कि बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है, जिसको कभी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है 1866 और पंजाब 1897 में जो है यहाँ पे विधान परिषद का गठन हुआ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली की। इसके तहत क्या हुआ कि परिषद का एक सदस्य एक या अधिक विभागों का क्या हो गया? प्रभारी बनने लग गया, ठीक है। पहले क्या था कि एक व्यक्ति जो है एक ही विभाग का प्रभारी होता था, लेकिन पोर्टफोलियो प्रणाली आने से क्या हुआ कि एक सदस्य जो है एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बन सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि वायसराय को आपातकाल में जो है अंतिम अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई, ठीक है, जो कि अभी जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तो उस समय जो है वायसराय को आपातकाल में अंतिम अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और ऐसी अध्यादेश की जो अवधि थी वो 6 महीने की होती थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 1892 के अधिनियम में। ओके, 1892 के अधिनियम को देख लेते हैं। तो केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में क्या की गई? बढ़ोतरी की गई, ठीक है, यानी केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद जो था उसमें गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विधान परिषदों में जो है बजट पर चर्चा शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि प्रश्न पूछ सकते थे। ओके, तो विधान परिषदों में बजट पर चर्चा भी जो है शुरू की गई। उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो है यहीं से शुरुआत होता है 1892 के अधिनियम से, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है कौन से अधिनियम में हुआ? तो ये हुआ 1892 का अधिनियम में। ओके, अगला जो है दोस्तों हमारा अधिनियम है 1909 का अधिनियम, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। उस समय मार्ले जो थे दोस्तों वो भारत के राज्य सचिव थे। राज्य सचिव तो आपको मालूम है कहाँ बैठते हैं? ब्रिटेन में बैठते हैं। और मिंटो जो थे वो भारत के वाइसराय थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया 1909 के अधिनियम का मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या सुधार होता है। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या की गई? वृद्धि की गई, ठीक है, यानी कि विधान परिषदों की संख्या क्या की गई? बढ़ाई गई, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विधान परिषदों के कार्यों का दायरा भी बढ़ाया गया इसमें, ठीक है, विधान परिषदों के कार्यों का दायरा भी बढ़ाया गया, यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प रखना, ये सब सारे काम जो है यहाँ इसमें किया गया 1909 के अधिनियम में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, भारतीयों को जो है सचिव जो थे, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई, ठीक है। जो भी भारतीय थे उनको भारत के सचिव जो होते थे, ठीक है, भारत के राज सचिव, भारत के सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की जाने लगी, ठीक। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उनको जो है विधि सदस्य बनाया गया। कौन सा सदस्य दोस्तों? विधि सदस्य बनाया गया। ओके, फिर जो है मुस्लिम समुदाय के लिए जो है पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी इसी में किया गया, ठीक है।
मुस्लिम समुदाय के लिए जो है वो पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी इसमें किया गया। इसीलिए जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाने लगा। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वाइसराय थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि 1919 के अधिनियम में आखिर क्या प्रावधान किया गया था। तो प्रथम यहाँ क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषय का जो है सूची तैयार किया गया और प्रांत से जो है वो केंद्र का थोड़ा सा नियंत्रण को कम किया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है लेकिन केंद्र का नियंत्रण तो कम किया गया राज्य से, लेकिन सरकार का ढांचा जो रहा वो केंद्रीय एवं एकात्मक ही रहा। उसके बाद जो ये प्रांतीय विषय था, फिर प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, एक तो हस्तांतरित हुआ और दूसरा आरक्षित हुआ। ठीक है, तो जो हस्तांतरित जो था दोस्तों, गवर्नर इसको ऐसे मंत्री के सलाह लेता था जो मंत्री विधान परिषद के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आरक्षित विषय था दोस्तों, आरक्षित विषय को ये जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से लेते थे, जो कि कार्यपालिका विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। फिर क्या हुआ, इसमें 1919 के अधिनियम में लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे जो है गठन किया गया। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का यहाँ से प्रावधान किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का। ओके, उसके बाद जो है वाइसराय की परिषद में 6 में से 3 सदस्य जो है भारतीय को होना अनिवार्य कर दिया गया। ओके, जो वाइसराय के परिषद होते थे उसमें जो 6 सदस्य होते थे उसमें से 3 जो है भारतीय होंगे। ओके, फिर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन में सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय को और यूरोपियों को भी शामिल किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा जो है और बढ़ा दिया गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है कर, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर मताधिकार को जो है शुरू किया गया, यानी कि सीमित मताधिकार को यहाँ पे शुरू किया गया 1919 के अधिनियम से। में जो है भारत के लिए उच्चायुक्त का व्यवस्था किया गया। ओके, उसके बाद जो है 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। कब? 1926 में, याद रखेंगे, केंद्रीय लोक सेवा का गठन होता है। फिर जो है केंद्रीय बजट जो है राज्य बजट से अलग किया जाता है। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया जाता है। ओके, उसके बाद जो है 1919 के अधिनियम में वैधानिक आयोग का एक गठन किया जाता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं, वैधानिक आयोग का गठन 1919 के अधिनियम से किया जाता है। अब उसके बाद 1919 के अधिनियम के बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे सीधे 1935 का भारत शासन अधिनियम में। 1935 में आखिर क्या किया गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम में किया गया। उसके बाद राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची को अलग अलग किया गया। ठीक है, 1935 के अधिनियम में राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची को अलग अलग किया गया। उसके बाद अवशिष्ट जो शक्तियां हैं दोस्तों वो गवर्नर के पास दे दी गई। ठीक है, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो गवर्नर के पास दे दी गई और प्रांतों में द्वैत प्रणाली को जो है खत्म कर दिया गया और केंद्र में जो है द्वैत प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि केंद्र में जो है द्वैत शासन की द्वैत प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम में होता है? 1935 के अधिनियम में, और यहाँ पर जो है प्रांतों में द्वैत प्रणाली खत्म कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद जो है 1935 में क्या होता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन जैसे कि दलितों, महिलाओं, मजदूर वर्ग तक जो है सीमित कर दिया गया। ओके, यहाँ पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो था 1919 के अधिनियम में बढ़ाया गया था दायरा, इसको क्या किया गया, इसको जो है सीमित कर दिया गया और दलितों को, महिलाओं को और मजदूर वर्ग को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम को हटाया। फिर क्या हुआ कि 1858 वाली भारत परिषद को क्या किया गया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो 1858 में भारत परिषद बना था उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर जो है मताधिकार का विस्तार किया गया और 10% जनता को मत का अधिकार दिया गया, जो कि पिछला जो अधिनियम था 1919 का अधिनियम था उसमें क्या किया गया था कि कर, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था और यहाँ जो है 10% ऑल ओवर दिया गया। ओके, फिर जो है 1935 के अधिनियम में ही जो है आरबीआई की स्थापना होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम से होता है और फिर जो है प्रांतीय सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी स्थापना होता है। ठीक है, 1935 के अधिनियम से।
फिर 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। और फिर 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद बनता है। ठीक है, 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का गठन होता है। उसमें से 6 राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल है, बम्बई है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत है और असम है। ठीक है, ये 6 राज्य में जो है वो क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद बनता है। ओके, तो ये था 1935 का अधिनियम, जो कि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। और अंतिम अधिनियम है 1947 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 जून, याद रखेंगे, 3 जून को भारत पाक विभाजन की योजना बनती है। ओके, भारत शासन अधिनियम 1947 से। उसके बाद वायसराय का जो है यहाँ पे पद यानी कि पोस्ट खत्म करके गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया। ओके, इसे आप याद रखेंगे। और फिर भारत का सम्राट जो है उपाधि खत्म कर दिया गया। भारत सम्राट उपाधि जो था वो खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री जो कि स्वतंत्र भारत के हो वो कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो है हमारा ये पहला चैप्टर था एम लक्ष्मीकांत का। ये आपको चैप्टर कैसा लगा? ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।